यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करें, टर्निंग इफेक्टिव फोर्सेस। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, ये आप पहले पेजेस पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर इस चैप्टर का ओवरव्यू है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक फोर्स जो है वो आपको भी पता होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, आपने वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है? स्केलर के अंदर खाली मैग्नीट्यूड होता है इसके अंदर बस, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। जैसे मैस, किसी भी चीज़ का मैस जैसे 20 किलोग्राम है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अप्लाई होती है, तो इसके अंदर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे फोर्स आ गई, अब वेट आ गया। ये याद रखिएगा, वेट और मैस के अंदर डिफरेंस है। मैस सिर्फ एक बॉडी का क्वांटिटी को कहते हैं, जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको कहते हैं। लेकिन वेट जो होती है वो एक फोर्स होती है जो कि विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। तो इसलिए वेट जो होती है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर करते हैं, ठीक है। तो फोर्स के बारे में बता दिया। अब डिनोट कैसे करते हैं? हम हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज़ को एरो हेड लगा के या फिर इसके ऊपर हैट लगा के, तो इस तरह हम एफ हैट या एफ एरो हेड इस तरह कहते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटीज़ की डिनोशन आ गई है। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो है वो लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का है, ठीक है। अब लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल लाइंस आपको पता होगी, ऐसी दो चीज़ें जो आपस में बिल्कुल सिमिलर होती हैं लेकिन वो सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, ठीक है। पैरेलल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो दो लाइन आपस में एक दूसरे को मीट ना करें, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, तो वो उसको पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, और पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो मैं एक लाइन ऐसे गुजार दूँ तो ये एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर देंगी, तो ये पैरेलल फोर्सेस नहीं है, नॉट पैरेलल लाइंस, ठीक है। दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। लेकिन जबकि इसको मैं देखूं तो ये इन्फिनिटी तक अगर आप लाइंस को एक्सटेंड कर दें तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो दीज आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब सबसे पहले लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो, लाइक पैरेलल फोर्स, ऐसी फोर्स जो बॉडी के ऊपर मल्टीपल पॉइंट से फोर्स एक्ट कर रही हो और वो सारी फोर्सेस आपस में पैरेलल हों लेकिन उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, तो उन्हें लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, मैं आपको बताता हूँ। इस बॉक्स के अंदर आपके पास मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक बुक पड़ी हुई है, एक मोबाइल पड़ा हुआ है, मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब सब के ऊपर एक फोर्स एक्ट करी होगी। आप लोगों को भी पता है कि आपके ऊपर वेट एक फोर्स होती है बॉडी के ऊपर जो एक्ट करती है। अब हर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट उसके वेट के हिसाब से फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन ये याद रखिएगा ये पैरेलल फोर्सेस हैं क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनकी डायरेक्शन इस तरह है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और दूसरा ये सारी एक डायरेक्शन में, इसलिए ये पैरेलल फोर्सेस तो हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम होने की वजह से अब इनको लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी पैरेलल फोर्सेस होती हैं जिनकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है। कैसे? अब मैं एक ऑब्जेक्ट को समझें, ये एक फिक्स पॉइंट है, दीवार है, ठीक है। इसके साथ मैं एक स्ट्रिंग अटैच करता हूँ, स्ट्रिंग धागा भी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, और इसके साथ मैं एक बॉल लगा देता हूँ। अब आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब वो टेंशन क्या चीज़ है? वो टेंशन एक फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगी इस बॉल के साथ लगाने की वजह से, ठीक है। तनाव जिसे कहते हैं, तो ये टेंशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी। अब आपको पता है इसका वेट भी है। अब वेट जो है वो इसी टेंशन की लाइन के अंदर डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो पैरेलल फोर्सेस तो हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वेट नीचे एक्ट करेगा। तो अब इसलिए इनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लाजमी नहीं है कि उनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि ये अगर इस पॉइंट से मूव करिए तो इसी पॉइंट से दूसरी फोर्स भी मूव करे, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। एक लीवर ले लेते हैं और दरमियान से पिवट कर देते हैं। पिवट का मतलब होता है दरमियान से फिक्स कर दो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या है कि उसको ऐसे घुमाया भी जा सकता है। जिस तरह मैं अगर इसको एक पॉइंट के ऊपर फिक्स कर दूं दरमियान से, तो अगर मैं इसको इस तरह मूव करूं तो ये इस तरह मूव हो सकता है। तो
अब क्या होगा, अब एक पैरेलल फोर्स जो है वो यहाँ से एक्ट करे और दूसरी अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों पैरेलल फोर्सेज हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं। और याद रखिएगा अनलाइक पैरेलल फोर्स के अंदर चांसेस ये भी होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट को मूव करवा लें। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये रोटेट हो जाएगी इस तरह, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था अनलाइक और लाइक पैरेलल फोर्सेस का। आगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपने जिस तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर पढ़ा हुआ है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर के वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ सेम नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसिडर किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या उनका रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, तो कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि बस उनका मैग्नीट्यूड यूज़ कर लिया और मैग्नीट्यूड को प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, जो भी मल्टीप्लिकेशन कर दी तो वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह नहीं होने वाला, ठीक है। वो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर एक रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि फोर्स की बात की गई है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी। अब क्या होगा कि जितनी भी जिस डायरेक्शन में उस एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे। अब आपको भी पता है कि इसके ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स पे फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, ठीक है। या तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स आपको पता होंगे, या तो एक डायरेक्शन एक्स हॉरिजॉन्टल फेस पे होती है और एक डायरेक्शन उसके वर्टिकल प्लेन पे होती है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर होती है। तो अब क्योंकि उसका कोई ना कोई एक्स कंपोनेंट भी है और वाई कंपोनेंट भी है, यानी दोनों एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो डायगोनली इस तरह मूव कर रहा है। वरना या तो ऑब्जेक्ट जो है वो या तो ऊपर मूव करे या इस तरह स्ट्रेट मूव करे, इस तरह मूव करे या डाउनवर्ड मूव करे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा है डायगोनली, इसका मतलब उसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर एक्स कंपोनेंट में भी और वाई कंपोनेंट में भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। तो हम अब रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि जितने भी फोर्सेज, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, जितनी भी फोर्सेज एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो उनका जो सबका जो सम होगा या उनका जो रिजल्टेंट होगा उसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब हेड टू टेल रूल का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हेड टू टेल रूल के अंदर क्या होता है कि अगर ए एक फोर्स है और बी एक फोर्स है, अगर मुझे कहा जाता है कि ए जो है उसका मैग्नीट्यूड 20 है, 20 न्यूटन है, और बी का मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है। फोर्स ए जो है वो 30 डिग्री पे मूव करती है, फोर्स बी जो है वो 60 डिग्री मूव करती है, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है फ्रॉम पॉइंट ए। अब वो किस तरह होगा, अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया, ठीक है। इसके ऊपर इस पॉइंट पे फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हुई, फोर्स है वो 30 डिग्री के ऊपर एक्ट की यहाँ पे, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह डिफाइन कर दूंगा। अब पॉइंट ए जहाँ पे एंड हुआ, उसी वक्त वहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर उसके ऊपर एक 30 न्यूटन की 60 डिग्री के अंदर फोर्स एक्ट की। अब आपको पता है कि 60 डिग्री यहाँ से 0 आ गया, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री यहाँ पे फोर्स एक्ट की, ठीक है। ये 30 डिग्री के अंदर थी, ये 60 डिग्री के ऊपर एक्ट की, और इसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन है, ठीक हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर ये देखें, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है। तो जाहिर सी बात है वो इस तरह तो नहीं होगा कि वो पहले ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, इकट्ठे फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होगा, तो ये उसका रिजल्टेंट होता है। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि टेल ऑफ पॉइंट ए और हेड ऑफ पॉइंट बी को, यानी फाइनल फोर्स को मिलाती है, इससे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो ये रिजल्टेंट फोर्स किन किन कंपोनेंट्स को मिला के बना है, ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को मिला के बना हुआ है, यानी एक्स फोर्स और वाई फोर्स को मिला के जो बनता है उसे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। अब जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या है इसका कि ऑब्जेक्ट जो है वो
इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ना कि पहले वो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, बल्कि वो उसका जो रिजल्टेंट निकल रहा है वो यही निकल रहा है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ही इस तरह करेगा। लेकिन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर हमने अपनी एनालिसिस करना है तो हमें पता लगता जाएगा कि ये दो कंपोनेंट से एक इस डायरेक्शन में गया है और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मूव किया है, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फाइनली डायगनली मूव कर रहा है। ठीक है, अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं। वेक्टर्स के आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। अब एक ये फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स कह लो या टोटल फोर्स है, कोई भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट करी थी उसका कोई ना कोई एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है। जो टोटल फोर्स होती है वो उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ और वाई कंपोनेंट ऑफ एफ, इस तरह एडिशन होता है इसका। तो ये टोटल फोर्स कंसिडर कर ली जाती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता जाता हूँ। यहाँ पे इसने रेजोल्यूशन किस तरह बताया हुआ है। अब रेजोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करते हैं कि जब हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, तो उसको रेजोल्यूशन ऑफ दैट वेक्टर कहते हैं। या अगर हम फोर्स की बात करें तो अगर हम फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ गए, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के, एक एक्स और एक वाई। ये यहाँ पे देख लें, एक एक्स और एक वाई, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये तो आपको पता होगा कि ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए पे है, एक पॉइंट ए से सी तक एक फोर्स अप्लाई हुई और सी से बी तक एक वाई कंपोनेंट अप्लाई हो रहा है फोर्स का। तो ए से बी तक जो है वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे बीसी ओवर ए बी। इस तरह ही कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस एग्जांपल में मैंने जिस तरह आपको इसके अंदर भी बताया कि ये हमने से पॉइंट को डिनोट किया हुआ है ए बी और सी, जबकि क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से एक एक्स कंपोनेंट फोर्स का निकल रहा है, इस पॉइंट से एक वाई कंपोनेंट फोर्स का निकल रहा है, और जो ये डायगोनली कनेक्ट करेगी ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। जिस तरह मैं ये इसमें बता रहा हूँ ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट आ गया, ये वाई कंपोनेंट आ गया, इसके दरमियान का जो एंगल होगा वो थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर हम इसको इस तरह कंसिडर करते हैं, ये हम एफ मेन रिजल्टेंट फोर्स कह देते हैं, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया। तो अगर हम इन फार्मूलाज को अप्लाई करें, बी सी ओवर ए बी, यानी बी सी ओवर ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी देता जाता हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है वाई कंपोनेंट ऑफ एफ, तो ये एफ वाई आ गया। ठीक है, अभी हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन थीटा बी सी ओवर ए बी यानी